हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक चिंतन या इसी को इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत चिंतन होता क्या है, चिंतन की परिभाषाएं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंतन के विभिन्न प्रकार, चिंतन की विशेषताएं और चिंतन के विभिन्न सोपान, ये सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट की जाएंगी। टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चिंतन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग। चिंतन होता क्या है? वैसे दैनिक बोलचाल की भाषा में चिंतन का जो अर्थ लिया जाता है वह साधारणतः समझने, सोचने, कल्पना करने या विचार विमर्श करने, इनसे साधारण बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ लिया जाता है। लेकिन ये जो मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत चिंतन को इतना आसानी रूप से नहीं समझा जा सकता। मनोविज्ञान के अनुसार चिंतन एक बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत सीखने, स्मरण, कल्पना से अलग करना इसको बहुत ही कठिन है। तो मतलब इसको आसान नहीं लिया जाता मनोविज्ञान के अंतर्गत, इसको बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। अब देखते हैं, चिंतन एक संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। याद रखिएगा ये कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसका आरंभ समस्या के साथ होता है और अंत समाधान के साथ होता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। चिंतन का आरंभ किसके साथ होता है? जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या होगी तभी उसको चिंतन होगा। तो चिंतन का जो आरंभ होता है वह समस्या के साथ होता है और जहाँ समस्या खत्म तहाँ चिंतन भी खत्म। और यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे चिंतन की विभिन्न परिभाषाएं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वही बताई जा रही हैं। तो जैसे फर्स्ट है रॉस के अनुसार। रॉस ने कहा है चिंतन संज्ञानात्मक संदर्भ में एक मानसिक प्रक्रिया है। किस संदर्भ में? संज्ञानात्मक संदर्भ में। नेक्स्ट परिभाषा है वेलेंटाइन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। क्या मतलब इसका हुआ कि इन्होंने चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया है जब व्यक्ति किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से, मतलब बिना विराम लिए उस अविराम गति से उस बारे में सोचता रहता है, तो वही होता है चिंतन। किसके अनुसार है ये? वेलेंटाइन के अनुसार। आगे देखेंगे चिंतन के प्रकार। चिंतन को मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। बहुत से प्रकार होते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग चिंतन के प्रकार भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्यतः होते हैं वह चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया जैसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ हमारे सम्मुख होती है, ऐसे ही इसको समझ लीजिए। प्रत्यक्ष मतलब सम्मुख। देखते हैं क्या होता है इसके अंतर्गत। इसका संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है, जिसमें उद्दीपक को हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा देख सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वह प्रत्यक्षात्मक या मूर्त चिंतन होगा। मूर्त मतलब भी यही होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में देख कर उसके बारे में सोचें तब वह मूर्त होता है। अगर कोई चीज़ हमारे सम्मुख ना हो तब हम उसके बारे में तब भी सोच ले तो वह अमूर्त होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है इसको मूर्त चिंतन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? उद्दीपक को हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा देख सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो जब 5 इंद्रियों द्वारा देख सुन महसूस करके किसी भी विषय वस्तु के बारे में चिंतन हो तो वह कहलाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट है प्रत्ययात्मक चिंतन। ये क्या होता है? दोनों शब्द में अंतर है, याद रखिएगा। प्रत्यक्षात्मक और ये है प्रत्ययात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है? वह चिंतन जिसमें उद्दीपक सामने ना हो बल्कि उसके लिए मस्तिष्क में एक संप्रत्यय, प्रतिमा, बिंब, प्रतीक का निर्माण हो, वह प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रत्ययात्मक चिंतन वह होता है जब कोई चीज़ सम्मुख ना हो फिर भी उसके बारे में सोच ले व्यक्ति, कोई उसके दिमाग में कोई प्रतिमा बन जाए, कोई बिंब बन जाए या कोई प्रतीक बन जाए बिना उसके सम्मुख हुए कोई चीज़, तो वह कहलाता है प्रत्ययात्मक चिंतन। जैसे हम ले लेते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसके सामने बिल्ली बोला गया, किसी ने बिल्ली बोला तो उसके दिमाग में बिल्ली का बिंब बन जाएगा। अगर उसने बिल्ली को पहले कभी देखा होगा तो वह बिल्ली के बारे में सोचने लगेगा, उसके दिमाग में वो आने लगेगा। तो ये हो जाता है प्रत्ययात्मक चिंतन, जब कोई चीज़ सम्मुख ना हो और उसका जिक्र होने पर वो चीज़ हमारे दिमाग में आ जाए। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चिंतन देखेंगे कल्पनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है? व्यक्ति कल्पना करने लगता है। जब समस्या समाधान के लिए या किसी विषय वस्तु के लिए हम मानसिक क्रियाओं द्वारा कल्पना करने लगते हैं तो वह कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। क्या होता है इसमें?
अब देखिए, जो हमने प्रत्यक्षात्मक चिंतन पढ़ा था उसका संबंध वर्तमान से होता है, लेकिन ये जो कल्पनात्मक चिंतन होता है इसका संबंध भविष्य से होता है। तो इसमें क्या करने लगता है व्यक्ति, किसी विषय वस्तु के बारे में मानसिक क्रियाओं द्वारा कल्पना करने लगता है, तो ये हो जाता है कल्पनात्मक चिंतन। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक राधा नाम की लड़की है और उसके पिताजी हरिद्वार गए, हरिद्वार से वो राधा के लिए एक माला लेकर आए। उसके बाद जब भी उसके पिता कहीं बाहर जाते हैं तो वो यही कल्पना करती है कि वो वहाँ से उसके लिए दूसरा माला लेकर आएंगे। तो ये हो जाता है कल्पनात्मक चिंतन, मतलब कल्पना करना। नेक्स्ट देखेंगे तार्किक चिंतन। इसमें क्या होता है, यह सर्वोच्च प्रकार का चिंतन होता है। इस प्रकार के चिंतन में कोई व्यक्ति विभिन्न विचारों का प्रयोग किसी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर करता है। क्या करता है इसमें व्यक्ति, ये सर्वोच्च प्रकार का चिंतन होता है और इसमें व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न विचारों का प्रयोग करके कोई विशिष्ट उसके सामने अगर लक्ष्य होगा तो उसी के बारे में विभिन्न विचारों का प्रयोग करता है। मनुष्य इस प्रकार के चिंतन में एक दूसरी वस्तु या घटना के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। जैसे इस प्रकार का चिंतन मनुष्य कर रहा है तो किसी दूसरी वस्तु या घटना से उसका संबंध स्थापित करके उसको हल करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है तार्किक चिंतन। तो ये जो चारों मुख्य चिंतन थे ये कंप्लीट हुए। आगे देखेंगे चिंतन के साधन। चिंतन के विभिन्न साधन हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट है प्रतिबोधन। इसमें क्या होगा कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या होगी तो वह उसका सबसे पहले प्रतिबोध करेगा या उसके बारे में, इसी को कह सकते हैं विचार करेगा। मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, कोई अध्यापक है, उसने दो बालकों को झगड़ते हुए देखा तो वह अध्यापक उनके बारे में विचार करेंगे, प्रतिबोध करेंगे, उन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि उनकी झगड़ने की जो आदत है उसको कैसे सुधार सकते हैं वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो व्यवहार है वह कैसा है। नेक्स्ट है प्रतिमा। प्रतिबोध के बाद आता है प्रतिमा। प्रतिमा भी चिंतन का एक बहुत ही प्रमुख साधन होता है। व्यक्ति के जो पूर्व अनुभव होते हैं वह प्रतिमाओं के रूप में व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। ये प्रतिमाएं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं कि इनमें प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही कम अंतर होता है। मान लीजिए जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, यदि कोई बालक घर में बैठा बैठा कक्षा के बारे में चिंतन कर रहा है तो वह क्या करेगा, कक्षा में जैसे अध्यापक होते हैं, मेज होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, श्यामपट होते हैं, तो इन सभी के बारे में उसके दिमाग में प्रतिमाएं बनी रहती हैं और वह अगर कक्षा के बारे में चिंतन कर रहा है तो ये सभी प्रतिमाएं उसके दिमाग में आएगी और वह उस बारे में चिंतन करेगा। तो ये कंप्लीट हुआ प्रतिमा। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय भी एक बहुत ही मुख्य चिंतन का मुख्य रूप से साधन होता है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, उसके सामने उससे पूछा गया कि मान लीजिए एक 4 पैर दूध देने वाला, 4 पैरों वाला पालतू जानवर कौन सा होता है, तो उसके दिमाग में आएगा कि गाय होता है, भैंस होता है, ऐसे उसके दिमाग में आएगा। तो ये जो आया उसके दिमाग में वो हुआ प्रत्यय का निर्माण। ये भी प्रत्यय जो होता है ये भी चिंतन का महत्वपूर्ण आधार होता है। प्रत्येक घटना या वस्तु का प्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है जो चिंतन प्रक्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है भाषा। भाषा में क्या होता है, यह भी चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति भाषा के माध्यम से स्वयं से भी बातचीत करता है। जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो स्वयं से भी बातचीत कर लेता है। आप लोग अपने से ही लगा लीजिए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है चिंता का। नेक्स्ट है संकेत एवं चिन्ह। इसमें क्या होता है, चिंतन में संकेत और ये जो चिन्ह होते हैं बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में या लक्ष्य के रूप में ये संकेत कार्य करने लगते हैं तो इसे ही चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं व्यक्ति को उत्तेजित करके चिंतन करने में के लिए व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है सूत्र। सूत्र भी देखिए चिंतन के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। एक छोटा सा सूत्र ले लीजिए, उसमें बहुत ही व्यापक अर्थ निहित रहता है, छुपा रहता है। छोटे से छोटे सूत्र से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो विज्ञान और गणित में चिंतन को सूत्रों के सहारे से विकसित किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट हुए चिंतन के साधन। अब नेक्स्ट देखेंगे चिंतन की विशेषताएँ। फर्स्ट है ये एक संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे याद रखिएगा। चिंतन कैसी प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, दोनों में से जो भी मिल जाए लगा दीजिए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंतन अदृश्य होता है। चिंतन कभी दिखता तो है नहीं है कि कितना चिंतन हो रहा है, बस ये समझ में आता है कि हाँ इस व्यक्ति को कोई चिंता है, लेकिन वो कभी दिखता नहीं है कि चिंतन कैसा होता है। नेक्स्ट है चिंतन में आंतरिक मानसिक प्रक्रिया होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये तो क्लियर है। तो इसमें आंतरिक रूप से व्यक्ति के अंदर मानसिक क्रिया होती है।
व्यक्ति बाह्य रूप से कोई मानसिक क्रिया नहीं करता, बल्कि आंतरिक रूप से वो सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है। नेक्स्ट है चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। पहले स्थूल से मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों का, उसके बाद उसकी गहराइयों की ओर जाना, ये चिंतन का स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। नेक्स्ट है चिंतन के दौरान बाह्य और शारीरिक क्रियाएं लगभग बंद हो जाती हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई चिंता हो जाती है तो क्या होता है, उसकी जो बाह्य और शारीरिक क्रियाएं होती हैं लगभग बंद हो जाती हैं। भले किसी किसी की थोड़ी बहुत चलती रहें, लेकिन चिंतन के दौरान ये क्रियाएं लगभग बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया है। अब समस्या के साथ ही चिंतन का आरंभ होता है, तो ये जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो चिंतन भी खत्म हो जाएगा, तो ये समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है चिंतन में अनेक विकल्प होते हैं। व्यक्ति के सामने कोई समस्या है तो चिंतन करेगा तो उसके सामने अनेक विकल्प आएंगे, फिर उसमें से उसको एक चूज करना होगा। नेक्स्ट है चिंतन तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण, लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। चिंतन कैसा होता है, तर्कपूर्ण होता है, विवेकपूर्ण। व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा विवेक होगा उसी प्रकार से वह चिंतन करेगा और उतने ही विवेक से वह किसी समस्या का समाधान करेगा। लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है चिंतन में खोज पूर्ण प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति जब किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है तो उसके दिमाग में नए नए विचार आते हैं, जिससे क्या होता है खोज भी कई बार वह कर लेता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि चिंतन में खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है। आगे देखेंगे चिंतन के सोपान। एक ह्यूजोज नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने चिंतन के 4 पद या सोपान बताए हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक? ह्यूजोज। याद रखिएगा, इन्होंने 4 पद या सोपान बताए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला ले लेते हैं समस्या का आकलन करना। तो व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आएगी तो चिंतन जो होता है वह समस्या के साथ ही प्रारंभ होता है। तो जब कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति उस समस्या का आकलन करेगा तो कि यह समस्या कैसी है। तो सबसे पहले क्या करेगा, व्यक्ति उस समस्या का आकलन करेगा। उसके बाद समस्या से संबंधित तथ्यों को जानना। ये जो सोपान होते हैं ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति समस्या का आकलन करेगा, उसके बाद समस्या से संबंधित तथ्य जो होंगे उनको जानेगा व्यक्ति, तभी तो समस्या के बारे में जान पाएगा और उसके बारे में निष्कर्ष निकाल पाएगा। तो सबसे पहले समस्या का आकलन करेगा, उसके बाद समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे उन सभी को खोजेगा, उनको जानेगा। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्या करेगा, निष्कर्ष पर पहुंचेगा। समस्या से संबंधित तथ्यों को जब एकत्र कर लेगा तो उसके बाद वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और लास्ट है परिणाम का निष्कर्ष। जब समस्या का निष्कर्ष वह प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद परिणाम की पुनः जांच करेगा, जिससे चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता का पता चलता है, और वह इससे चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता का पता लगाएगा कि ये चिंतन सही था या नहीं। तो ये देखिए चारों सोपान कंप्लीट हुए। सबसे पहले समस्या का आकलन करेगा व्यक्ति, उसके बाद उससे समस्या से संबंधित तथ्यों को खोजेगा, उनको जानेगा। जब तथ्यों को जान लेगा तो तब वह निष्कर्ष पर पहुंचेगा, और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वो जो निष्कर्ष आया उसके परिणाम की जांच करेगा कि ये कितना वैध और विश्वसनीय है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं चिंतन और अधिगम। चिंतन अधिगम से किस प्रकार संबंधित है चिंतन और अधिगम। तो यहाँ पर भाषा, चिंतन की अभिव्यक्ति का आधारशिला। भाषा अधिगम के द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा जो होती है, चिंतन की अभिव्यक्ति व्यक्ति कैसे करेगा, भाषा के माध्यम से। तो भाषा जो होता है वह चिंतन की अभिव्यक्ति का आधारशिला होता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति और रुचियाँ। अब यहाँ पर देखिए, बालक की या व्यक्तियों की जैसी मूल प्रवृत्ति और रुचियाँ होंगी जिस प्रकार की, उसी प्रकार का उसके अंदर चिंतन होगा। तो मूल प्रवृत्ति और रुचियाँ अगर उसकी सही दिशा में होंगी तो उसका चिंतन भी सही दिशा में होगा। नेक्स्ट है ज्ञान। चिंतन के लिए ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्ति उसी प्रकार का चिंतन करता है जिस प्रकार का उसके अंदर ज्ञान होता है। अगर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक वाला ज्ञान होता है तो वह सकारात्मक चिंतन करेगा, अगर नकारात्मक ज्ञान होगा तो वह नकारात्मक चिंतन करेगा। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व को निभाने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है तो उसके लिए उसे उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। जब चिंतन करके उस बारे में सोचेगा कैसे इसको क्या करना है, उसके बाद ही वह उस उत्तरदायित्व को निभा पाएगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं जैसे वाद विवाद, तर्क, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, इन सभी के विकास के लिए चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ से ये जो चिंतन का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चिंतन के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।